अरे सुनो सुनो, आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो सर, स्क्रीन के ऊपर क्या लगा हुआ है सर? कोई तो फोटोग्राफ लग रही है। नहीं मेरे दोस्त, ये फोटोग्राफ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो है ना सर, ये लाइव है, ये इंटरेक्टिव है सर। इसके अंदर जो मैंने आपको फील्ड दे रखी है सर, उसके अंदर आप वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो, और जैसे जैसे आप वैल्यूज को अपडेट करोगे, चेंज करोगे, आपका ग्राफ बदलेगा। इसके अलावा सर आपको ऊपर टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, वो वैल्यूज भी अपडेट होंगी। दैट मींस ये लाइव कैलकुलेशन करता है आपके लिए। तो भैया बहुत बढ़िया इंटरेक्टिव विजुअल चार्ट बनाया हुआ है। लेकिन सर ये है क्या चीज, ये बताने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं सर, इस चीज को मैं आपको लाइव अपडेट करके दिखाऊंगा, इसको मैं चलाकर भी आपको दिखाऊंगा। अब भैया जरा सुनिए है क्या चीज। तो भैया आपको पता होगा कि सर जैसे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर सर तमाम चीजें आती हैं सर, जैसे कि आपका जेड स्कोर आता है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल, 95% कॉन्फिडेंस लेवल, बेल कर्व। सर ये तमाम चीजें आती हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती कि ये होता क्या है, ये है क्या चीज। सर वो चीजें बच्चों को समझ नहीं आती। एंड सर मेरा एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट रहता है कि भैया स्टूडेंट को हर चीज का कॉन्सेप्ट समझाना है, हर चीज का लॉजिक समझाना है। तो उसी एफर्ट के अंदर हमने यहां पर क्या करा है सर, ये लाइव विजुअलाइजेशन बनाया है, और इस लाइव विजुअलाइजेशन की मदद से, इस इंटरेक्टिव चार्ट की मदद से मैंने अपने रेगुलर बैच में बच्चों को सर इसका कॉन्सेप्ट समझाया है सर, बहुत डिटेल में समझाया है, और बच्चों को बहुत मस्त समझ में आया है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं सर, वो जो मैंने आपको रेगुलर क्लास के अंदर सर जो इसका कॉन्सेप्ट समझाया यूजिंग दिस विजुअलाइजेशन, वो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, सो दैट आप भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके, आप भी इसको समझ सके, विजुअलाइज कर सके। लेकिन मैं आपको पहले सर इसको लाइव चला के दिखा देता हूं, सो दैट आपको पता हो कि इस वीडियो से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भैया जरा ध्यान से देखिएगा सर, जैसे आपको ये जो वैल्यूज दिख रही हैं सर, यहां पर देखो टारगेट, ये जो मैंने हाईलाइट किया सर, टारगेट एरिया प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर 0.99 लिखा हुआ है। 0.99 बोले तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल। और भैया इसके अलावा ये नंबर ऑफ स्लाइसेस जो है, ये 500 लिखा हुआ है, इसको मैं 100 कर देता हूं। इसको मैंने 100 किया, और भैया मैंने यहां पर क्या करा सर, अपना टारगेट एरिया यानी कि मैंने 99% कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर भरा। अब भैया मैं इस पे लिखूंगा एनिमेट फिल टू 99%। जैसे ही क्लिक करता हूं तो भैया देखिए ये फिल करता है, और इसके अलावा आपको मैनुअल जेड बाउंड्री यानी कि जेड स्कोर भी आपको कैलकुलेट करके देता है। दोबारा से कैलकुलेट करता है, ये चेंज हो गया था बेसिकली, तो ये 2.33 देखो इसने कैलकुलेट करके दिया आपको। तो ये भी चीजें कैलकुलेट करके देता है। और ऊपर देखिए सर, ऊपर भी जो आपकी वैल्यूज है ये अपडेट होती जा रही हैं सर। ये लाइव है, ये इंटरेक्टिव है। दोस्तों अगर आपको भी इस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन का, अगर आपको भी इस पर्टिकुलर चार्ट का एक्सेस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना यस, यानी कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है YES यस, जिसके बेसिस पे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर चार्ट की, इस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। और भैया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स मैं आपको ये चीज जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, या तो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। तो भैया टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड सर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सो दैट इस पर्टिकुलर चार्ट की हेल्प के साथ आप यहां पर समझ पाओ कि भैया बेल कर्व होता क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, जेड स्कोर क्या होता है। ये तमाम चीजें जो है वो आपको समझ में आने वाली हैं। तो भैया लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। सर मैं आपको पहले बता देता हूं, आसान चैप्टर आपको लगने वाला है, कॉन्सेप्ट समझ में भी आएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ इजी लगने वाला है। तो भैया ये रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर सर ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम में लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट, दैट मींस हमें रिस्क को मैनेज करना सीखना है। सर रिस्क किस चीज का, ये सारी चीजें, तमाम बातें अपन सीखेंगे। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सर एग्जांपल क्या, कि भैया लेट्स से आप सीए बन गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके आपने अपनी प्रैक्टिस खोल ली, आपने खुद की प्रैक्टिस खोल ली, और आपका एक क्लाइंट आया आपके पास, एक नया नया क्लाइंट आपके पास आया, और वो क्लाइंट पता है क्या बोलता है, वो क्लाइंट बोलता है मैंने सिक्योरिटीज मार्केट में, मैंने शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने शेयर मार्केट में 1 लाख रुपीज लगाए हैं, मुझे बताओ मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, मेरी वैल्यू एट रिस्क क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। वो आपसे ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? 2 बेसिक क्वेश्चंस उसने आपसे पूछे। व्हाट विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड व्हाट विल बी द लॉस, मैक्सिमम लॉस बता दो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो जाएगा, मैंने 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी है। तो आपने पता क्या बोला अपने क्लाइंट को, आपने बोला कि सर आपने 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी है, तो भैया ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, बुरा से बुरा ये होगा कि भैया वो 1 लाख रुपीज जो है वो जीरो हो जाएंगे। दैट मींस आपकी टोटल कैपिटल जो है वो डूब गई। ज्यादा से ज्यादा तो यही हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या ही होगा। और भैया अगर आपने ऐसी एडवाइस दे दी, अगर आपने ऐसी एडवाइस दी, तो क्लाइंट आपको 2 गाली निकाल के जाएगा। 2 गालियां निकालने के बाद आगे जाकर अपने 4 दोस्तों को बोलेगा कि इस सीए से कभी काम मत करवाना। सो दैट मींस ऑब्वियस सी बात है सर, ये एडवाइस अपन नहीं दे सकते। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए मेरे दोस्त कि भैया आपका 1 लाख रुपीज जो है वो डूबकर मैक्सिमम जीरो हो जाएगा। अरे ये तो उसको खुद भी पता है, ये क्या बता रहे हो उसे, ये तो वो खुद भी जानता है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं सर, क्या सिक्योरिटीज मार्केट में ऐसा ही होता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया यानी कि जितना आपने एक्सपोजर लिया, आपको उतना ही लॉस हो सकता है। सर उससे ज्यादा भी हो जाता है। सर कई बार ऐसा भी हो जाता है, बंदे ने 1 लाख रुपीज का एक्सपोजर लिया, 10 लाख रुपीज का नुकसान हो गया है। सर ऐसा कैसे? 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 10 लाख रुपए का नुकसान। हाँ ऐसा भी हो जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सर भैया आपके स्टॉक मार्केट के अंदर 2 तरीके की पोजीशन होती है। सर 2 तरीके की पोजीशंस होती है, एक होती है लॉन्ग पोजीशन,
एक होती है शॉर्ट पोजीशन। ये दोनों डिटेल, ये दोनों टर्म्स के बारे में आप समझोगे डेरिवेटिव्स के चैप्टर में, लेकिन अभी फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। सर लॉन्ग पोजीशन क्या होती है? यानी कि आपने बाय किया। अगर मैंने बोला कि आपने शेयर मार्केट में लेट्स से रिलायंस का शेयर खरीदा, आपने शेयर मार्केट के अंदर रिलायंस का शेयर खरीदा, तो आप रिलायंस की लॉन्ग पोजीशन के ऊपर हो, दैट मींस आपने रिलायंस का शेयर खरीदा। और अगर मैंने बोला कि आपने रिलायंस का शेयर बेच दिया, आपने सेल किया, तो भैया अगर आपने रिलायंस का शेयर बेच दिया, उस केस में आप रिलायंस के शेयर के ऊपर शॉर्ट पोजीशन में हो। अब भैया होता क्या है कि भैया लेट्स से आपने रिलायंस का शेयर खरीद दिया, 1 लाख रुपीस के आपने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, तो ऑब्वियस ही बात है सर, यहां पर तो सर आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने शेयर खरीदे हैं सर, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया डूबकर जीरो हो जाएगा। पहली चीज, ये एडवाइस क्लाइंट को नहीं देनी, ये क्लाइंट को एडवाइस नहीं देनी, मैं आपको बस वैसे बता रहा हूं कि सर ये 1 लाख रुपीस से डूबकर जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन सर शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है? सर शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है कि आपके पास शेयर नहीं है, आपके पास रिलायंस का शेयर नहीं है, फिर भी आपने बेच दिया, यानी कि आपने एक तरह से इंट्राडे कर लिया। आप ये समझ लो, इंडिया के अंदर इंट्राडे होता है कि भैया सुबह सुबह आपने शेयर को सेल कर दिया और डे एंड पे आपने बाई किया। तो भैया आपने क्या करा सर, आपके पास शेयर नहीं है और आपने इसको बेच दिया, दैट मींस लेट्स से आपने 1 लाख रुपीस की वर्थ के शेयर बेच दिए। या फिर एक शेयर, सिंगल शेयर आपका लेट्स से 1000 रुपीस का है, आपका सिंगल शेयर 1000 रुपीस का है और आपने इसको सेल कर दिया। अभी मार्केट के अंदर 1000 रुपीस चल रहा था। अब भैया सर आपने जब सेल किया, आपने सेल किया सर टुडे, आपको 2 डेज के बाद, फॉर एग्जांपल 2 डेज के बाद आपको पोजीशन क्लोज करनी है। अब 2 दिन के बाद जब आप पोजीशन क्लोज करोगे तब आपको बाय करना पड़ेगा। और भैया जब आप बाय करने गए, आगे जाकर फ्यूचर में जब आप बाय करने गए, अज्यूम अगर शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ जाए, अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया, सर मैंने बोला शेयर का प्राइस 1500 रुपए हो गया, तो भैया यहां पर क्या होगा सर, आपको 1500 रुपीस के ऊपर बाई करना पड़ेगा। और 1000 रुपीस में आपने सेल किया था, 1000 रुपीस का इनफ्लो, 1500 का आउटफ्लो, 500 रुपए का नुकसान हो गया। ऐसे ही भैया अज्यूम कीजिए सर, अगर शेयर का प्राइस अगर 1500 की जगह पे 10,000 चला जाए, 1500 रुपीस की जगह पे शेयर का प्राइस 10,000 हो गया, तो इस केस में कितना नुकसान? भैया आपने आज बेचा था, 2 डेज के बाद, आफ्टर 2 डेज या फिर आफ्टर 1 मंथ, कोई भी टाइम पीरियड, यानी कि फ्यूचर में जाकर आप पोजीशन को क्लोज करोगे, तो भैया यहां पर 10,000 रुपीस हो गया। अब भैया 9,000 रुपीस का लॉस हो गया। कितना? 9,000 का। सर जाने को कितना भी ऊपर जा सकता है सर, क्या पता 1 लाख रुपीस चला जाए। सर अगर 1 लाख रुपीस चला गया तो भैया 99,000 रुपीस का नुकसान हो गया। तो इस केस में तो भैया ये अनलिमिटेड लॉस हो सकता है आपको। यस सर, आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। सर ये जो पहले आपका शॉर्ट पोजीशन लेता है, यानी कि जो पहले बंदा सेल करता है उसके बाद बाय करता है, सर इसको शॉर्ट सेलर बोलते हैं। हिंडनबर्ग के बारे में सुना होगा, अडानी के शेयर शॉर्ट सेल किए थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज आई थी। हिंडनबर्ग क्या है सर? वो शॉर्ट सेलर है, यानी कि वो बेट लेता है कि आगे जाकर शेयर का प्राइस गिरेगा। क्योंकि सर हिंडनबर्ग क्या बोलता है, हिंडनबर्ग बोलता है कि मेरे को लगता है कि आगे जाकर शेयर का प्राइस गिरेगा। और भैया आगे जाकर अगर प्राइस गिर गया, लेट्स से अगर शेयर का प्राइस गिर गया, तो भैया यहां पर क्या होगा, गिरने वाली सिचुएशन के अंदर आपको फायदा होगा, क्योंकि आपने 1000 पे आज सेल किया था, आगे जाकर आपको सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में बाय कर रहे हो, और भैया इससे क्या हो गया, आपको 500 रुपीस का फायदा हो गया। लेकिन सर एक बड़ा रिस्क देखो आप, बड़ा रिस्क क्या है कि शेयर का प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है, और जितना ऊपर जाएगा उतना आपको नुकसान है। तो इसीलिए मेरे बंधु, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कभी भी आप क्लाइंट को ये एडवाइस नहीं दे सकते कि सर 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करिए तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपीस का नुकसान हो जाएगा। क्या पता आपके पास क्लाइंट जो है वो ऐसा क्लाइंट आए, वो शॉर्ट सेलर हो, उसने एक्सपोजर ले रखा है शॉर्ट सेलिंग का, तब उसको क्या बोलोगे, तब उसको क्या एडवाइस दोगे? तो ऐसे नहीं दी जाती एडवाइस। तो भैया वैल्यू एट रिस्क आपको क्वांटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, और आपको 2 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देगा। सर व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस। अब भैया अज्यूम करो आपने क्लाइंट को सर एक अपनी कैलकुलेशन बिठा के, अज्यूम करो आपने अपनी पूरी कैलकुलेशन बिठाकर क्लाइंट को बोल दिया कि आपको नुकसान होने वाला है 1000 रुपीस का। आपने 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी थी, मैक्सिमम आपको नुकसान होगा 1000 रुपीस। भैया आप एक डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल के बेसिस पे बोलते हो ये चीज, और आप बोलोगे कि मेरे को 99% कॉन्फिडेंस है, मेरे को 99% कॉन्फिडेंस है कि आपको 1000 रुपए का नुकसान होगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपका क्लाइंट बोलता है कि ना बाबा ना, मुझे तो 100% कॉन्फिडेंस है, बताओ। आपका क्लाइंट बोल रहा है मुझे 100% कॉन्फिडेंस है, बताओ 99% कॉन्फिडेंस से नहीं। तो आप क्लाइंट को क्या बोलोगे? आप क्लाइंट को बोलोगे भाई जी किसी और से काम करवा लो, टाटा बाय बाय। आप क्लाइंट को बोलोगे किसी और से काम करवाओ, टाटा बाय बाय, बिकॉज
हम यहां पर 100% कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते, बिकॉज शेयर मार्केट जो वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, हमें नहीं पता सर, हम क्या कोई भी नहीं बता सकता। सर आपको एक चीज बताता हूं सर, न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा, न्यूटन सर के बारे में। न्यूटन सर ने सर साइंस के कितने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी हैं सर? यस सर, वही न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन जो आपने पढ़े होंगे साइंस के अंदर 9th 10th में। सर वो सर न्यूटन, आप सर न्यूटन के बारे में सोचिए, कितने बड़े दिग्गज थे सर। उनको स्टॉक मार्केट में आपको पता है एक बार बहुत तगड़ा लॉस हो गया था, उनको शेयर मार्केट में बहुत तगड़ा लॉस हो गया था। कभी उनकी हिस्ट्री पढ़ना जाकर आप, इतना ज्यादा नुकसान हो गया था कि भैया उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट सारी वेल्थ जो है वो गिरा दी थी, अपनी ऑलमोस्ट सारी की सारी वेल्थ जो है वो गवा दी थी शेयर मार्केट में। सर वो तो न्यूटन है सर, वो तो बहुत नॉलेज वाले बंदे हैं, उनको कैसे नुकसान हो सकता है? तो भैया यहां पर न्यूटन सर का जवाब पता क्या आया था? उनका जवाब आया था कि मैं साइंस के साथ डील कर सकता हूं, मैं मैथ्स के साथ डील कर सकता हूं, लेकिन मैं लोगों के इमोशंस के साथ डील नहीं कर सकता। लोग अपने इमोशंस मिक्स करते हैं शेयर मार्केट में, इसीलिए शेयर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल बन जाती है। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यू कैन नॉट गिव 100% कॉन्फिडेंस। आप 100% कॉन्फिडेंस से क्लाइंट को नहीं बता पाओगे। तो भैया अब जरा ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ अ पोर्टफोलियो हैज वन डे वैल्यू एट रिस्क ऑफ 1 लाख रुपीस एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल, it means there are 99% chance that portfolio won't lose more than 1 lakh rupees in a single day, कि भैया एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं होने वाला पोर्टफोलियो के अंदर। और वी कैन से दैट देर आर 1% चांस, 1% चांस अभी भी है कि जो नुकसान है वो 1 लाख से ज्यादा हो जाए। तो 100% कॉन्फिडेंस से अपन कभी भी नहीं बोल सकते, ये चीज याद रखना, ठीक है सर। अब भैया जरा ध्यान से सुनिए सर, यहां पर फीचर्स ऑफ वार मैंने आपको दे रखे हैं सर। ये फीचर्स ऑफ वार अभी आपको नहीं पढ़ने, ये फीचर्स ऑफ वार आप तब पढ़ोगे मेरे साथ, ये आप तब पढ़ोगे सर जब ये फॉर्मूला आप मेरे साथ समझ लोगे। अब हम इस फॉर्मूले को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर, उसके बाद ये फीचर्स ऑफ वार, ये तीनों चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो भैया ये फॉर्मूला क्या बोलता है सर? फॉर्मूले में 3-4 कंपोनेंट आ रहे हैं सर। एक आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ रहा है, एक आपका डेली स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो आ रहा है, एक आपका जेड स्कोर आ रहा है, एक आपका टाइम होराइजन का अंडर रूट आ रहा है। सर ये क्या चीजें हमें समझ नहीं आया, तो भैया मैं आपको रफ नोटबुक की तरफ लेके चलता हूं और एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाता हूं। सर जरा ध्यान से सुनिए, लेट्स से आपके क्लाइंट ने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, आपके क्लाइंट ने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है, एंड सर आपके क्लाइंट ने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया और आपका डेली स्टैंडर्ड डिवीजन है 1%। डेली स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पोर्टफोलियो का, यानी कि जो क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है, जो क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट करी है, उस इन्वेस्टमेंट का सर डेली स्टैंडर्ड डिवीजन है 1%। यानी कि रोजाना उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है, रोजाना उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 1% से या तो ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल सर 1 लाख रुपीस का 1% कितना होता है? 1 लाख रुपीस का 1% होता है 1000 रुपीस। तो भैया यहां पर क्या बोला जाएगा? यहां पर यह बोला जाएगा कि भैया आपके क्लाइंट का पोर्टफोलियो 1 लाख रुपीस का है, और डेली क्या होगा सर? या तो आपके क्लाइंट का पोर्टफोलियो 1,01,000 रुपीस हो जाएगा, यानी कि या तो 1,000 रुपीस से बढ़ जाएगा, या फिर 1,000 रुपीस से घटकर 99,000 पे आ जाएगा। तो भैया यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन बोले तो कि भैया इतना वैल्यू में चेंज आ सकता है। सर ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सारी चीजें वैसे तो अपन समझते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं आपको ना इसके चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है जहां पर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वहां पर मैं आपको सिखा दूंगा कैलकुलेट कैसे होता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इतना समझ लीजिए कि वैल्यू के अंदर कितना बदलाव आ सकता है, वैल्यू के अंदर कितना चेंज आ सकता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मैंने बोला आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपीस का है, या तो वो 99,000 पे जाएगा, या वो 1,01,000 पे हो जाएगा। ये आपके पोर्टफोलियो का डेली स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो भैया रिस्क कितना हो गया? सर रिस्क ऑब्वियस ही बात है 1,000 रुपीस का हो गया। रिस्क आपका 1,000 रुपीस का हो गया, तो आप क्लाइंट को बोलोगे सर आपका 1% रिस्क है, यानी कि 1,000 रुपीस का रिस्क है। सर क्या आप ये एडवाइस क्लाइंट को दे सकते हो? नहीं बाबा नहीं, अभी आप क्लाइंट को ये एडवाइस नहीं दे सकते, बिकॉज यहां पर आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1% तो है, लेकिन फिर भी कई बार यहां पर आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो ज्यादा भी निकल के आ सकता है। यानी कि देयर कुड बी सम डेज जहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन 1% से ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है 2% हो जाए, हो सकता है 3% हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो भैया आप क्या आप कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे क्लाइंट को कि आपका 1,000 रुपीस का नुकसान होगा? नहीं, आप कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाओगे। तो भैया आपको जब ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है तो आप ज्यादा प्रूडेंट हो जाते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, लेट्स से आप अपना सीए फाइनल का, सीए इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम जब देकर आते हो, जब आप सीए फाइनल या सीए इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम देके आते हो, 100 मार्क का आपका पेपर होता है, आपके पेरेंट्स घर पे आकर आपसे पूछते हैं कि कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो भैया आपको अंदर ही अंदर, आपको अपने दिल के अंदर पता है कि सर 70 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा आपको लगता है कि 70 मार्क्स आ जाएंगे, ये आपको लगता है।
लेकिन क्या आप अपने पापा को, अपनी मम्मी को ये बताओगे कि 70 मार्क्स आ जाएंगे? आप थोड़ा प्रूडेंट होकर चलोगे कि क्या हो सकता है मैंने गलतियां कर दी हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो गई हो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, आप बोलोगे मेरे तो 55 या 60 मार्क्स आएंगे। सर ये 55-60 मार्क्स करके आपने क्या किया? आपने एक प्रूडेंट अप्रोच अपनाई। आपने बोला 70-80 मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा प्रूडेंट होकर बताता हूं सो दैट वो ज्यादा उम्मीद ना लगा ले, उनका दिल ना टूट जाए कल को अगर इतने मार्क्स ना आए। तो आप क्या करते हो? आप प्रूडेंट हो जाते हो। दैट मींस आप रिस्क को थोड़ा मतलब मैनेज करने की कोशिश करते हो, इसलिए आप अपने मार्क्स को रिड्यूस कर देते हो। तो इसी तरह से सर मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि भैया जब आपको थोड़ा प्रूडेंट होना पड़ता है ना, जब आपको प्रूडेंट होना पड़ता है ना, तब आप अपने स्टैंडर्ड डिवीएशन को थोड़ा एम्पलीफाई करते हो, थोड़ा बढ़ाते हो। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे हमने अभी 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 देखा कि भैया हमारा स्टैंडर्ड डिवीएशन कितना था, हमने सोचा था कि 30 मार्क्स की गिरावट आ सकती है, लेकिन फिर आपने पेरेंट्स को बताया कितना? आपने पेरेंट्स को 40-45 मार्क्स की गिरावट बताई कि 40-45 मार्क्स कट सकते हैं। वैसे तो आपको दिलो दिल पता है कि 30 मार्क्स कटेंगे, लेकिन आपने पेरेंट्स को बताया 40 से 45 मार्क्स कट सकते हैं। ये आपने सर अपने मार्क्स का सिलसिला बढ़ा दिया कि भैया कटने वाले मार्क्स ज्यादा हो गए। क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज आप प्रूडेंट हो गए। प्रूडेंट हो गए दैट मींस आपने अपने स्टैंडर्ड डिवीएशन को बढ़ा दिया। सो दैट मींस आप क्लाइंट को क्या बोलोगे? सर सर अगर आपको दिलो दिल पता है, आपको दिलो दिल पता है कि 1000 रुपए का नुकसान होना चाहिए क्योंकि 1% का स्टैंडर्ड डिवीएशन है, लेकिन आप क्लाइंट को पता है क्या बोलोगे? आप क्लाइंट को थोड़ा स्टैंडर्ड डिवीएशन बढ़ाकर बताओगे। आप क्लाइंट को स्टैंडर्ड डिवीएशन थोड़ा इंक्रीज करके बताओगे, तो भैया दैट मींस आप प्रूडेंट अप्रोच फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। और वो प्रूडेंट अप्रोच क्यों? ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आप 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे जाना चाह रहे हो। तो भैया अगर आपको 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे जाना है, तो आपको 2.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सर ये 2.33 कैसे आया मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें सर ये 2.33 का जो रहस्य है ना, ये 2.33 की जो यहां पर गाथा है, ये बहुत डिटेल में है, ये बहुत डेप्थ वाली है। हमारी आगे जाकर 2.33 के ऊपर बहुत तगड़ी डिस्कशन होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। हमने यहां पर क्या किया सर? हमारा पहले क्या था सर? 1 लाख रुपीस का हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था और हमने बोला 1% का स्टैंडर्ड डिवीएशन है, लेकिन मैं प्रूडेंट होना चाह रहा हूं तो मैंने अपने स्टैंडर्ड डिवीएशन को बढ़ा दिया। मैंने स्टैंडर्ड डिवीएशन को एम्पलीफाई कर दिया, तो ये 2.33 क्या है सर? दीज आर योर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशंस। दीज आर योर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशंस। यानी कि पहले अगर आप 2.33 से मल्टीप्लाई ना करो, अगर आप 2.33 से मल्टीप्लाई ना करो, दैट मींस आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डिवीएशन लेके चल रहे हो, 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन लेके चल रहे हो। लेकिन हमें प्रूडेंट होना है, तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशंस को बढ़ा देंगे। तुमने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशंस को 2.33 कर दिया। और मेरे बंधु, ये अब भैया आपका यहां पर जो रिस्क है ना सर, ये एम्पलीफाई हो गया। रिस्क आपका एम्पलीफाई हो गया। सो दैट मींस आप क्लाइंट को बोलोगे 1 लाख इंटू 1% इंटू 2.33, दैट मींस 2330। इतना नुकसान आपको हो सकता है। तो भैया ये हमने क्या निकाला? ये हमने 1 डे का रिस्क निकाला कि आपको एक दिन में इतना नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये 1% जो था ना, ये 1% जो आपका स्टैंडर्ड डिवीएशन था, ये आपका डेली स्टैंडर्ड डिवीएशन है। अब भैया अज्यूम करो अगर क्लाइंट ने एक दिन नहीं, क्लाइंट ने 10 दिन के लिए एक्सपोजर लिया है। अब भैया क्लाइंट ने अगर 10 डेज के लिए एक्सपोजर लिया है, तो आप क्या करोगे? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, इसको 10 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 10 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे ना मेरे दोस्त, क्योंकि 2330 जो मतलब ये जो है, ये बेसिकली अगर आपका यहां पर ये अगर आपका 1 डे का रिस्क है, एम्पलीफाइड रिस्क है, हमने यहां पर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशंस बढ़ा दिए हैं, तो ये आपका क्या है सर? ये आपका एम्पलीफाइड रिस्क है और ये 1 डे का है। अगर मेरे को 10 डेज का एक्सपोजर लिया तो मैं 10 डेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, लेकिन 10 डेज को आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। तो भैया आपको यहां पर अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? सर अंडर रूट क्यों कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा सर। इसका कारण यह है कि भैया यहां पर जो आप यहां पर स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालते हो, ये जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है और जो आपका सर टाइम है, ये दोनों सर आपस में कोरिलेटेड होते हैं। दे गो हैंड इन हैंड। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2.33 यहां पर कर देता हूं एंड अंडर रूट ऑफ टाइम यहां पर कर देता हूं। अब भैया जरा ध्यान से सुनिए सर, आपका स्टैंडर्ड डिवीएशन एंड आपका टाइम जो होता है ना, ये दोनों साथ में चलते हैं। दे गोज हैंड इन हैंड। सर ऐसा क्यों? भैया आप जरा ध्यान से सोचिए सर, ये क्या है सर? 1% स्टैंडर्ड डिवीएशन इज रिस्क। ये आपका रिस्क है कि भैया 1000 रुपीज से वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। 1% से वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। दैट इज योर रिस्क। और भैया जितना ज्यादा टाइम पीरियड के लिए आप एक्सपोजर लेके बैठोगे, उतना ज्यादा रिस्क हो जाएगा। जितने टाइम पीरियड के लिए आप एक्सपोजर लेके बैठोगे, उतना ज्यादा रिस्क हो जाएगा। तो इसीलिए टाइम से मल्टीप्लाई तो करना है। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए सर, ये स्टैंडर्ड डिवीएशन अपने आप में कभी सीधा नहीं निकलता। स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालने के लिए आपको पहले वेरिएंस निकालना पड़ता है।
और जब आप वेरियांस का अंडर रूट करते हो ना, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है। सो दैट मींस वेरियांस का अंडर रूट जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। और मैंने आपको बताया कि भैया आपका यहां पर, आप यहां पर देखो फॉर्मूला कैसे होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूं सर। आपका वेरियांस इनटू टाइम होता है वैसे तो, ये दोनों आपस में दे बोथ गोज हैंड इन हैंड। तो भैया लेकिन मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, मुझे फॉर्मूले में मेरे को वेरियांस नहीं, मुझे फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डिविएशन फॉलो करना है। तो वेरियांस का अंडर रूट करेंगे। तो भैया जब वेरियांस का अंडर रूट कर रहा हूं तो टाइम का भी अंडर रूट करना पड़ेगा। तो भैया ये कंपोनेंट यहां पर यूज किया जाता है हमारे फॉर्मूले में, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन बोले तो कि भैया वेरियांस का अंडर रूट, अगर हमने वेरियांस का अंडर रूट कर रखा है तो टाइम का भी अंडर रूट करना पड़ेगा। अब भैया यहां पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब आप अपने क्लाइंट को एडवाइस देने के लिए रेडी हो। अब आप अपने क्लाइंट को एडवाइस देने के लिए फिगर तैयार कर लिया आपने। तो देखो 1 लाख रुपीस की क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट करी और 1% का डेली स्टैंडर्ड डिविएशन है, इंटू 1% आपने कर दिया। और भैया 10 डेज के लिए उसने यहां पर क्या लिया है, एक्सपोजर लिया है। तो भैया इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट ऑफ 10 के साथ। फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 2.33 के साथ, बिकॉज हम स्टैंडर्ड डिविएशन को एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो इंटू 2.33, तो भैया ये निकल के आता है 7368.11। सो दैट मींस आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि 1 लाख रुपीस की आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो मैक्सिमम लॉस आपका 7368.11 है। अब इससे मैं आपको फॉर्मूला बनवाता हूं। सर जरा ध्यान से सुनिए। सर ये 1 लाख रुपीस क्या है? दिस इज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मल्टीप्लाई बाय ये 1% क्या है सर? 1% इज योर डेली स्टैंडर्ड डिविएशन। मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ टाइम। ये क्या है सर? अंडर रूट ऑफ 10 डेज है, मतलब टाइम है, तो अंडर रूट ऑफ टाइम। और इंटू 2.33। सर ये 2.33 क्या है? इसको बोला जाता है जेड स्कोर, इसको प्यार से बोलते हैं जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या होता है? जेड स्कोर होता है सर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस यानी कि हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, हम प्रूडेंट होकर चल रहे हैं। सर आपको फॉर्मूला आई होप समझ में आ गया होगा कि भैया दोबारा से सुन लीजिए, हमने कितना इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट पे हमारा डेली का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। और क्योंकि ये डेली का स्टैंडर्ड डिविएशन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोजर ज्यादा दिनों का हो सकता है। अगर एक्सपोजर 10 डेज का है तो अंडर रूट ऑफ 10। और भैया जेड स्कोर यानी कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन हम एम्पलीफाई करके चल रहे हैं। और भैया टाइम का अंडर रूट इसलिए होता है बिकॉज हम स्टैंडर्ड डिविएशन फॉलो कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन भी सर वेरियांस का अंडर रूट होकर निकलता है। ठीक है सर। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बुक के अंदर ये फॉर्मूला दिखा देता हूं। सर यहां पर हमने लिखा सर इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंटू डेली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इंटू जेड स्कोर इंटू टाइम होराइजन का अंडर रूट। ये आपका फॉर्मूला है, इतना सा फॉर्मूला है। लेकिन सर हमें फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आ गया। अब भैया ये तो हो गई बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, अभी इन डेप्थ हुई नहीं है। ये आपकी बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। दैट मींस आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी मन के अंदर खटक रहा है। सर मन के अंदर क्या क्वेश्चन खटक रहा है? सर 99% कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए, 99% कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए हमने 2.33 स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों लिए? हम 3 भी तो ले सकते थे, हम 4 स्टैंडर्ड डिविएशंस भी ले सकते थे, हम 5 स्टैंडर्ड डिविएशंस भी ले सकते थे, हम 10 स्टैंडर्ड डिविएशंस भी ले सकते थे। 2.33 क्यों लिया? समझ नहीं आ रही, बात जम नहीं रही हमें थोड़ी सी। हमें ये चीज समझा दीजिए कि भैया 99% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए 2.33 स्टैंडर्ड डिविएशंस ही क्यों? तो भैया ये समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बेल कर्व समझना पड़ेगा मेरे साथ। तो भैया वो बेल कर्व के ऊपर आइए सर। अंडरस्टैंडिंग द बेल कर्व। पहले मैं बेल कर्व के बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ये बेल कर्व की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। जब ये प्रॉपर्टीज समझ लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको कुछ डेटा की मदद से कुछ चीजें बताऊंगा। पहले इसको समझो कि ये बेल कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सर सबसे पहली चीज, सर ये जो बेल कर्व का जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल एरिया है अंदर, मतलब ये घंटी जो बनी हुई है, ये जो बेल बनी हुई है, इसको बेल कर्व क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि ये बेल बनी हुई है। यहां पर दूसरा पेन लेता हूं, दूसरा हाइलाइटर लेता हूं, ब्लू ले लेते हैं। सर ये बेल बनी हुई है यहां पर, ये जो आपको दिख रही है, दिस इज योर बेल। बेल की शेप ले रही है जैसे मंदिर में घंटी लगी होती है। अब भैया ये बेल कर्व के अंदर का जो एरिया है, मतलब ये जो जितना भी एरिया है, ये पूरे एरिया का सम कितना होता है? सर 1 होता है। पूरे एरिया का सम होता है 1। और भैया ये जो बीच में आ रहा है ना सर, ये बीच में जो लाइन आ रही है,
इसको बोलते हैं सर मीन, ये एवरेज होता है। और क्योंकि ये एवरेज है तो ये आपकी बेल कर्व को ना सर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक 50% पार्ट ये रहा और 50% पार्ट ये रहा। और दोनों का एरिया कितना है सर? ये जो ग्रीन शेडेड है इसका एरिया 0.5 है। और भैया ये जो है ये पूरा इंक्लूडिंग दिस रेड एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये भी 0.5 है, ये 0.5, ये भी 0.5, दोनों मिलाकर सर 1 हो जाते हैं। एंड सर ये दोनों सिमेट्रिकल होते हैं आपस में। सिमेट्रिकल बोले तो जैसे कि आपके दो हाथ हैं, ये आपके दो हाथ हैं, ये बीच में पार्टीशन है, ये बीच में पार्टीशन है। पार्टीशन बोले तो ये आपका एवरेज है। अगर मैं ऐसे सर ऐसे फोल्ड कर दूं आपके दोनों हाथों को, योर बोथ हैंड्स आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बोले तो कि भैया आपका आपस में ना एक हाथ, पीछे वाला हाथ जो है वो छुप जाता है, यानी कि परफेक्टली कवर कर लेता है। तो वैसे ही अगर मैं अपने बेल कर्व को फोल्ड करूं ना तो ये आपस में छुप जाते हैं। सो दैट मींस आपका ये वाला एरिया जो है ये और ये दोनों बराबर होते हैं। और यहां पर आते हैं सर आपके नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। क्या आते हैं? नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, यानी कि जेड स्कोर आता है। अगर आप जरा ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर जीरो लिखा हुआ है और यहां पर मैंने लिखा है सर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सिग्मा बना हुआ है, ये जो बना हुआ है ना सर, ये सिग्मा का साइन है, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन भी बोला जाता है। तो ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये आपके 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। और भैया जीरो से अगर आप पीछे जाओगे तो माइनस का 1 स्टैंडर्ड डिविएशन और ये माइनस का 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। और भैया ये वाला जो एक्सिस आ रहा है, जो आपका वाई एक्सिस आ रहा है सर, यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी आती है, यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी आती है। और ये जो अंदर है ना सर, ये अंदर, इसका अंदर जो एरिया शेडेड है ना सर, ये 1 क्यों है? बिकॉज दिस इज द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी सर? जो भी आपकी प्रोबेबिलिटीज होती है सबका सम करते हो तो 1 निकल के आता है। और भैया ये 50% प्रोबेबिलिटी होती है, ये 50% प्रोबेबिलिटी होती है, दोनों मिलाकर 1 बन जाता है। तो भैया आप बेसिक समझ चुके हो बेल कर्व्स के। अब मैं आपको बेल कर्व के बारे में समझाता हूं। अब भैया यहां पर आइए सर, आपको एक चीज बताता हूं सर, ये बेल कर्व है क्या सर? इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आप अभी मेरे साथ बेल कर्व देखकर आए थे, अभी मैं दोबारा से दिखा देता हूं, ये जो बेल कर्व देखकर आए हो इसको बोला जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो भैया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहां पर क्या है, मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं कि भैया अगर आप अपनी दुनिया के अंदर कुछ डेटा को उठाओ, फॉर एग्जाम्पल एवरेज मेल हाइट्स इन इंडिया, या फिर मेल हाइट्स इन द वर्ल्ड, या फिर मेल हाइट्स इन द यूएस, या फिर फीमेल हाइट्स इन द यूएस, फीमेल हाइट्स इन द इंडिया, जब ये सारा डेटा आप उठाओगे, या फिर दुनिया में कितने पेड़ हैं, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन वर्ल्ड, अगर इस तरह से आप डेटा उठाओगे तो भैया आपको एक ना आपको पैटर्न नजर में आएगा। पैटर्न क्या नजर में आएगा कि भैया पैटर्न ये नजर आएगा कि सारा का सारा डेटा जो है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना ज्यादा कॉमन है कि भैया हर चीज सेम तरीके से निकल के आती है। सर हम समझे नहीं कुछ, एग्जाम्पल देता हूं सर। भैया यहां पर मैंने ना आपकी जो हाइट्स का डेटा दे रखा है, मैंने मेल की हाइट्स का डेटा लिया हुआ है और ये सिर्फ रफ डेटा है, मैंने कोई प्रैक्टिकल सोर्स से नहीं उठाया। तो भैया जरा ध्यान से सुनिएगा। अब भैया मैंने हाइट्स ले ली सेंटीमीटर्स के अंदर, 140 सेंटीमीटर की हाइट, 150 सेंटीमीटर, 160, 170, 180, 190, 200, 210। भैया एक बात बताओ, आपकी हाइट कितनी है? जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम मेल हाइट्स की बात कर रहे हैं। सर आपकी हाइट क्या है? सर मोस्ट प्रोबेबली आप क्या जवाब दोगे? सर 170 या 180 सेंटीमीटर के आसपास है, या फिर 160 से 170, यानी कि आप 5 फुट 5 इंच या फिर 5 फुट 6 इंचेस या फिर 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच, किसी इस रेंज के अंदर आप फॉलो करते होगे। ये क्या है सर? दिस इज द एवरेज हाइट, यानी कि ज्यादातर पॉपुलेशन जो है ना वो इस नंबर के बीच में फॉलो करती है। सर अगर मैं आपसे पूछूं सर 140 सेंटीमीटर वाले, 140 सेंटीमीटर वाले, यानी कि बहुत छोटे हाइट वाले बोने बच्चे कितने हैं, तो भैया बहुत कम नंबर निकल के आएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं भैया 210 सेंटीमीटर, भैया 6 फुट से ज्यादा के बड़े, मतलब 6 फुट से लंबे बच्चे कितने हैं, तो वो भी बहुत कम निकल के आएंगे। यानी कि जो बहुत लंबे बच्चे हैं वो भी कम होंगे और जो बहुत बोने बच्चे हैं वो भी कम होंगे। और भैया यहां पर जिनकी हाइट 170, 180 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर यहां पे फॉल करती है, वो थोड़े से ज्यादा होंगे। ये एक पैटर्न है सर। पैटर्न क्या है आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सर यहां पर मैं क्या लेके चल रहा हूं सर, देखिए। जब आप बोलोगे सर 140 से 150 सेंटीमीटर वाले कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन के लोग हैं, आप वो देखने जा रहे हो, तो भैया आपने यहां पर क्या करा सर, आपने यहां पर हिस्टोग्राम बनाया। आपने पहली बकेट ली सर। बकेट क्या ली कि भैया हमें रेंज बता दो 140 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर के बीच में, इस रेंज के बीच में कितने लोग आते हैं। एवरेज मेल हाइट इन द इंडिया में देख रहा हूं, कितने लोग इस रेंज के अंदर आते हैं, तो भैया बहुत कम लोग आएंगे। लेट्स से सर अज्यूम 10% लोग निकल के आए।
कि भैया हमने पॉपुलेशन ली, हमारी पॉपुलेशन क्या है सर, हमारा सैंपल है सर लेट्स से 10,000 लोग, हमने 10,000 मेल्स की हाइट को एनालाइज किया, तो इसमें से अप्रोक्सीमेटली 10% आपका निकल के आएगा सर 140 से 150 सेंटीमीटर के बीच में, जो कि कम होता है, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है सर, बोने लोग दुनिया में कम ही है। अब आप बोलोगे सर मेरा दोस्त तो बोना है, तो भैया आपका दोस्त अगर बोना है, छोटी हाइट का है, तो भैया उस केस में क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है ना सर, वो थोड़ा लेस वाली एरिया में आ रहा है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो है हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं, लेकिन सर वो कम साइड पे आते हैं, 10% के बीच में आ जाएंगे। ठीक है सर। अब भैया अगर अगर मैं देखूं सर 150 से लेकर 160 सेंटीमीटर के बीच में कितने लोग यहां पर फॉलो करते होंगे, तो भैया डेटा लेट से निकल के आया सर 20, अप्रोक्सीमेटली इतने लोग इस रेंज के बीच में फॉलो करते हैं। अगर मैं बोलूं 160 से 170 सेंटीमीटर की रेंज में इस बकेट के अंदर कितने लोग आते हैं, तो भैया आप सोचो कि भैया अप्रोक्सीमेटली इतने निकल के आ जाएंगे। मैं हिस्टोग्राम बना रहा हूं। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, हम बार ग्राफ्स को थोड़ा चिपका के बनाते हैं, स्क्यूड तरीके से बनाते हैं, सो दैट यहां पर क्या होगा, बाद में इसका एरिया निकाला जा सके। ठीक है सर। अब भैया फर्दर मैंने बोला 170 से 180, ये आपकी एक तरह से एवरेज हाइट है, ज्यादा लोग यहां पर फॉल करते हैं, तो भैया यहां पर थोड़ा सा और बन जाएगा, मतलब एक यहां पर और आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 180 से 190 सेंटीमीटर वाले लोग कितने हैं सर, अब पॉपुलेशन रिड्यूस होती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इतने लंबे लोग कम ही होते हैं दुनिया में। मतलब एक बात बताओ सर, कितने लोग ऐसे हैं जिनके 6 फुटिया दोस्त है किसी के पास, सर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका कोई एक 6 फुटिया दोस्त होगा। अगर है तो भैया ऑब्वियस सी बात है, वो 6 फीट वाला सर वो ऑब्वियसली थोड़ा लेस पॉपुलेशन के अंदर फॉलो करेगा। अब आपका हिस्टोग्राम जो है ना वो रिड्यूस होता जाएगा, यानी कि 180 से 190 वाले कितने लोग हैं सर, वो थोड़े और रिड्यूस हो जाएंगे। ऐसे ही 190 से 200 वाले थोड़े और रिड्यूस हो जाएंगे। ऐसे ही आपके 200 से लेकर 210 तक वाले और रिड्यूस हो जाएंगे। क्या आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो सर, एक बेल कर्व की शेप ले रहा है, ये एक बेल कर्व की शेप ले रहा है सर। कैसे सर, अगर मैं यहां पर अपने पॉइंट्स को अगर ऐड कर दूं, ऐसे जोड़ दूं, कनेक्ट कर दूं, हिस्टोग्राम में यही होता है, तो ये जरा ध्यान से देखिए, एक बेल शेप इसने ली कि नहीं ली, थोड़ी गंदी सी बनी है बेल मेरी, बट कोई बात नहीं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसी बन रही है भाई मुझसे, माफ कीजिएगा। तो भैया आपका इस तरह से एक बेल का शेप ले लेता है ये। लेकिन सर ये 2.33 कहां से आया, हमें तो ये बताओ, धैर्य रखो थोड़ा, मतलब सब्र कीजिए, समझ में आएगा। अब भैया यहां पर मैं आपको बोलूं कि भैया मुझे 99% कॉन्फिडेंस से बता दो, पहले मैं आपसे पूछता हूं विदाउट एनी कॉन्फिडेंस मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये 10,000 की पॉपुलेशन में से, अगर मैं 10,000 लोगों की पॉपुलेशन में से रैंडमली 10 बंदे उठा लूं, आंख बंद करके, मैंने आंखें बंद करी, मैंने कहा आजा भाई, तू आजा, तू भी आजा, तू आजा, सारे ऐसे 10 लोग उठा लिए मैंने आंखें बंद करके, यानी कि प्योरली रैंडम। तो भैया आपको क्या लगता है वो 10 लोगों की हाइट क्या होगी? तो भैया आपका जवाब क्या आएगा सर, एवरेज हाइट। मतलब जो 10,000 लोग हैं उनकी एवरेज हाइट ले लो। सर एवरेज हाइट कहां पर आती है सर, एवरेज हाइट 170 से 180 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है, तो हो सकता है सर यहां पर फॉल करते होंगे। तो आपने बोल दिया सर 170 से लेकर 180 के बीच में होगा। मैं आपका क्लाइंट हूं, मैंने बोला भाई 99% कॉन्फिडेंस से बता, ऐसे नहीं। ये जो आपने बोला 170 से 180 ऐसे नहीं चलेगा, 99% कॉन्फिडेंस से बताओ। जस्ट अ सेकंड, ये सीरी क्यों चल गई? यस ठीक है, आपको 99% कॉन्फिडेंस से बताना है कि मेल हाइट ये जो 10 लोगों की है वो कौन सी बकेट के अंदर आएगी। तो आप क्या बोलोगे सर, अब थोड़ा प्रूडेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रूडेंट होना पड़ेगा। तो भैया आप अपना स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ा दोगे। सर यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? तो भैया यहां पर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो 10 सेंटीमीटर का है, वो आपका यहां पर 10 सेंटीमीटर का है। कैसे सर, देखो 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 160, 170, जो गैप आ रहा है वो क्या है सर, वो डिविएशन ही तो है, वो चेंज ही तो है। सर ये जो गैप है ये आपका चेंज है, तो भैया आपका 10 सेंटीमीटर का यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो आप क्या बोलोगे सर, थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देते हैं, हमारे रिस्क को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 170 80 से थोड़ा सा एक बढ़ा देते हैं, 190 पे आ जाएगा। नहीं सर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, नहीं सर थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हैं, यहां पर ले लेते हैं कहीं पे बीच में। तो भैया यहां पर अगर हमने बीच में ले लिया तो ये जो एरिया है ये एरिया निकाल लो, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो आप इसमें फिर 99% कॉन्फिडेंस एक तरह से बोल पा रहे हो कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई है, ये अगर आपका 99% हो जाता है, यानी कि जो मैंने यहां पर कट ऑफ पॉइंट अभी लगाया है, ये जो पॉइंट मैंने यहां पर लगाया है,
इसके अंदर इस एरिया का अगर मैं सम कर दूं, अगर ये 99% निकल के आता है, यानी कि 0.99 निकल के आता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था बेल कर्व का जो इंटरनल जो एरिया होता है सर, उसका टोटल 1 होता है। क्या हमने हमारा बेल कर्व इस लाइन के ऊपर पूरा ले लिया? यहां पर हमारा बेल कर्व हमने पूरा नहीं लिया, हमने क्या करा सर, अभी थोड़ा बेल कर्व का हिस्सा छोड़ दिया है। तो भैया अगर ये सारे का सम करके देख लूं, अगर ये 0.99 निकल के आ रहा है, अगर मैं इस एरिया का सम कर लूं यहां पर, और भैया देखो कहां पे 0.99 फॉल करता है, तो भैया वहां पर मेरा 99% कॉन्फिडेंस लेवल निकल के आ जाएगा। तो भैया हमारे मैथमेटिशियंस ने, हमारे स्टैटिस्टिशियंस ने क्या किया था, उन्होंने भैया ये बेल कर्व जब बनाया और ये जो बार्स बनाए, ये जो हिस्टोग्राम के बार्स बनाए सर, इनका सम करना शुरू किया इन्होंने, यानी कि इसका एरिया निकालना शुरू किया। और उन्होंने देखा कि सर यहां पर जो एरिया है ना, जो एरिया जो 99% जो कवर होता है ना, वो 99% कवर होता है सर यहां पर कहीं पे जाकर, और ये जो है ना सर, यहां पर हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन यहां पर निकल के आते हैं 2.33। तो इस वजह से सर 99% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बोला गया कि 2.33 होता है। भैया दोबारा से सुनो सर, अभी हमें इतना ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन कुछ हद तक कम समझ गए। यहां पर क्या हो रहा है सर, मैंने आपको बताया कि बेल कर्व का जो एरिया होता है वो 99, बेल कर्व का जो एरिया होता है, बेल कर्व का जो एरिया होता है वो इन टोटलिटी 1 होता है, बिकॉज़ ये प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमने यहां पर प्रोबेबिलिटी के डेटा को प्लॉट किया था। ये प्रोबेबिलिटी है, अगर इसका हम सम करते रहें और हम देखें 0.99 कहां पर खत्म होता है, अगर हम देखें सर 0.99 यहां पर खत्म होता है, यहां पर कहीं पे, तो भैया ये जो कट ऑफ एरिया जो निकल के आया, ये जो कट ऑफ एरिया निकल के आया, यहां पर हमारा जेड स्कोर देख लो कितना है, वही आपका सर जेड स्कोर हो जाएगा फॉर द 99% कॉन्फिडेंस लेवल। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सर 60% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, तो भैया लेट्स से 60% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपका एरिया जो है उसका टोटल यहां पर खत्म हो जाता है, यानी कि इतना एरिया अगर आपका 60% है, तो भैया यहां पर जो कट ऑफ पॉइंट निकल के आ रहा है, यहां पर जितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस है वो आपका जेड स्कोर बन जाएगा। अब भैया सर ये एरिया कैसे निकलता है सर, ये तो बता दो। सर हमें ये तो समझ में आ गया कि यहां पर अगर एरिया जो है वो अगर 99% हो गया तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, और हमने यहां पर कट ऑफ लगाकर देखा, यहां पर 2.33 आ रहा है, हमें ये बात समझ में आ गई। लेकिन सर ये एरिया निकलता कैसे है, ये तो बता दो। तो भैया ये आपको नहीं समझना, क्योंकि सर ये मैथमेटिशियंस इंटीग्रेशन कैलकुलस को लगाकर यहां पर कैलकुलेट करते हैं सर। अगर आप वो करने बैठ गए आपको बहुत दिक्कत आएगी। और सर साथ में इसका रीजन क्या है, जब आप ये छोटा मोटा डेटा लोगे ना, छोटे मोटे डेटा से सर कभी निकल के भी नहीं आएगा, हमें बहुत बड़ा डेटा लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला 10,000, आपको 1 लाख लोगों का डेटा प्लॉट करना पड़ेगा। 1 लाख लोगों का डेटा प्लॉट करके आपको एक एक बार का एरिया निकालना पड़ेगा, हिस्टोग्राम का एक एक बार का एरिया निकालकर उसको सम करना पड़ेगा, उसके बाद निकलेगा, नहीं निकाल पाओगे। लेकिन इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक विजुअल तैयार किया है, एक इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन तैयार की है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उस पे लेके चलता हूं। अब वो बात आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा, अब आपको मजा आने वाला है। अब भैया मैं इसके ऊपर काम करना शुरू करता हूं, जस्ट गिव मी सेकंड। इसको रीसेट कर देते हैं पहले। तो मैंने इसे रीसेट कर दिया है। अब आप इस टेबल को, इस बार ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो। बेसिकली ये क्या है सर, यहां पर ये क्या लाइन लगी हुई है सर, ये बेसिकली आपका जीरो है। दिस इज योर एवरेज, दिस इज योर मीन। यहां पर जो है सर, मैंने आपको बताया जो आपका होता है ना सर, वो एसिमेट्रिक, जो वो आपका सिमेट्री बन जाती है, यानी कि आपस में, मतलब इसको हाफ में काटता है ये। ठीक है सर, ये इसको 50% में डिवाइड करता है। अब भैया जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एक आपको दिख रहा होगा मैनुअल जेड बाउंड्री, ये भी -4 लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका जेड स्कोर की कैलकुलेशन है। ये जेड स्कोर की कैलकुलेशन बाउंड्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाउंड्री बोले तो कि जहां पर आपके जेड स्कोर का मतलब वो जो एरिया जब पूरा भर जाएगा, जहां पर वो कट लग के आएगा, वो वाली बाउंड्री है ये। ठीक है सर। अब ये टारगेट एरिया क्या है सर, ये टारगेट एरिया यानी कि प्रोबेबिलिटी 99% कॉन्फिडेंस लेवल आपको चाहिए, या फिर आपको 50% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, ये आपको यहां पर लिखना है। टारगेट प्रोबेबिलिटी, टारगेट एरिया यानी कि प्रोबेबिलिटी, कितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। अगर आपको 99% कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको 0.99 यहां पर लिखना है। अगर आपको 50% कॉन्फिडेंस चाहिए तो 0.50, अगर आपको 60% चाहिए तो 0.60, 95% चाहिए तो 0.95 आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। और भैया यहां पर ये जो टेबल, यहां पर जो एरिया बना हुआ है, ये जो चीज बनी हुई है सर, ये आपका बेसिकली कैलकुलेशन करता रहेगा लाइव तरीके से। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। सर सबसे पहले नंबर ऑफ स्लाइसेस, ये स्लाइसेस क्या चीज है सर, स्लाइसेस बोले तो जस्ट जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, उसके अंदर हिस्टोग्राम में जो हमने बार्स बनाए थे, जो रेक्टेंगल्स बनाए थे, जो बार बनाए थे, एक एक बार को मैंने आपको बताया था इसको एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है सर, उसको स्लाइसेस बोलते हैं, उसको हम रेक्टेंगल्स बोलते हैं।
मैंने अभी 500 रेक्टेंगल्स ले रखे हैं, यानी कि पॉपुलेशन सैंपल साइज हमने 500 का लिया है। सर आप इसको 1 लाख तक ले सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन के अंदर आप 1 लाख तक लेके जा सकते हो। लेकिन सर अगर आप 1 लाख तक लोगे ना, आपको एक बार विजुअलाइजेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं एक बार सर आपको छोटा एरिया लेके चलता हूं, फिर आपको 1 लाख से भी करके दिखाऊंगा। अगर मैं यहां पर 100 लिख देता हूं कि भैया मेरे 100 रेक्टेंगल्स मुझे लेके चलने हैं और मेरा डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल है 0.99। अब भैया आपका मैनुअल जेड बाउंड्री के ऊपर ध्यान होना चाहिए। ये कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका यहां पर जेड स्कोर कितना आता है। मैंने यहां पर दबाया सर एनिमेट फिल टू 99%। तो भैया ये देखिए, इसने छोटे छोटे ग्राफ्स को भर दिया, ये छोटे छोटे हिस्टोग्राम्स जो है इनको भर दिया। इनको भर के सर ये देखो कहां पर खत्म हुआ, सर ये 2.34 2.33 के आसपास खत्म हुआ और आपका मैनुअल जेड बाउंड्री इसने कैलकुलेट करके दे दिया आपको 2.33। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं सर मुझे यहां पर कॉन्फिडेंस लेवल अचीव करना है 95%, तो मैंने 9.5 लिख दिया सर यहां पर। तो भैया देखो यहां पर क्या हो गया सर, एनिमेट फिल टू 95%, यानी कि इंटरैक्टिवली इसने चेंज कर दिया। अब भैया एनिमेट फिल टू 95% पे अगर आप क्लिक करते हो तो भैया अब देखो ये इसको भरेगा इसे 0.95। और भैया एक चीज पे आपका मैं और ध्यान लेके आना चाहूंगा सर, ये 0.99 पे आप क्लिक करो, 0.99 दोबारा लिखता हूं। मैंने एनिमेट टू फिल यानी कि 99% पे मेरे को मेरा मैनुअल जेड बाउंड्री बताएगा, 99% पे मेरा जेड स्कोर बताएगा। तो भैया इसने यहां पर मैनुअल जेड बाउंड्री 2.33 लिख दी, कैलकुलेट कर दी। लेकिन सर इस एरिया के ऊपर यहां पर आइए, ये जो रेक्टेंगल 100 करंट जेड आपका 2.33 है, मतलब ये ऊपर जो आपका छोटा सा टेबल बना हुआ है, अप्रोक्स एरिया लिखा हुआ है सर, अप्रोक्स एरिया 0.9821 और ट्रू एरिया कितना होता है सर 0.99010। यानी कि आपका सर 99% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आपका 99 मतलब 2.33 के लिए आपका जो एरिया का जो टोटल निकल के आता है, ये जो ग्राफ्स का जो हम यहां पर एरिया निकाल रहे हैं, ये ग्रीन शेडेड एरिया जो है सर इसका 0.99 निकल के आता है। लेकिन सर हमने जो बनाया है सर उसका अप्रोक्सीमेटली टोटल आ रहा है 0.98921, यानी कि एग्जैक्टली 0.991010 नहीं निकल के आ रहा। तो सर ये एग्जैक्टली क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहां पर जो ग्राफ के अंदर जो टेबल्स हमने जो ग्राफ के अंदर वो लिए हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन का जो साइज लिया है वो 100 का लिया है। तो इसको जितना बढ़ाते जाओगे ना वो इतना करेक्ट होता रहेगा। मैं इसको 10 पे लेके चलता हूं, लेट्स से मैंने सिर्फ 10 भरे, अगर मैंने 10 लिख दिया तो भैया देखो आपका अप्रोक्स एरिया और कम हो गया, 0.97971 पे आ गया। सो दैट मींस ये और ज्यादा इसने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि सर जब आप छोटी पॉपुलेशन लेते हो ना तब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते। तो अगर मोर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो इसको मैक्सिमम पे लेके जाओ। मैं लेट्स से 10,000 पे लेके जाता हूं। तो भैया जब 10,000 पे लेके गया तो अप्रोक्स एरिया देखो कितना हो गया सर 0.99006। अब इसको 1 लाख पे लेके जाओ तो भैया तो भी 0.99006 है। और भैया मैंने ये जो विजुअलाइजेशन बनाई है इसके अंदर छोटी सी लिमिटेशन है कि भैया ये 1 लाख तक ही एक्सेप्ट करता है, 1 लाख से ज्यादा नहीं लेगा। और भैया जब मैंने स्लाइसेस 1 लाख कर दिए तो आप देख रहे हो वो छोटे 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 बार्स बन गए ना, जो छोटे 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 बार्स हैं मिलाकर सर शेडेड एरिया लग रहा है। तो ये शेडेड एरिया नहीं होता जो मैंने आपको बुक के अंदर दिखाया था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था अंडरस्टैंडिंग बेल कर्व, उसके अंदर मैंने एरिया शेड किया, वो शेडेड नहीं होता। शेड क्या होती है, वो आपके हिस्टोग्राम्स की जो छोटे छोटे बार्स होते हैं ना उसका कलर होता है बेसिकली। ठीक है सर, समझ में आ गई। लेकिन सर एक बात बताइए, सर एग्जाम में ये तो हमें विजुअलाइजेशन तो नहीं मिलेगी। और मैं एक चीज और बता देता हूं, ये विजुअलाइजेशन जो है ना ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए मुझे बता देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा हमारे ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, इसका लिंक वगैरह डाल दूंगा, आप फिर इसको यूज करके मजे कर सकते हो। लेकिन सर ये जो विजुअलाइजेशन जो है हमें ये एग्जाम में नहीं मिलेगी। यानी कि यहां पर 0.99 का अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसे हमें कैलकुलेट करके बता दिया, हमें 2.33 कैलकुलेट करके बता दिया, ऐसे दोबारा से कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये 2.33 इसने कैलकुलेट करके हमें बता दिया। लेकिन सर एग्जाम में तो ये चीजें हमें नहीं मिलेगी। अब जब ये एग्जाम में ये चीजें नहीं मिलेगी तो एग्जाम में मिलेगा क्या सर? या तो आईसीआई एग्जाम में आपको डायरेक्टली, या तो आईसीआई एग्जाम में डायरेक्टली आपको बता देगा कि 2.33 के ऊपर 99% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आपका यहां पर जेड स्कोर कितना है, 2.33 है। 99% कॉन्फिडेंस लेवल के अलावा कोई और वैल्यू भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे ही हो सकता है वो बोलते हैं 95% लेवल पे बताओ। तो ऐसा अगर वो कुछ पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता देगा सीधा, आपको बोला नहीं जाएगा कि भैया ऐसे विजुअलाइजेशन से खुद से बनाओ या फिर कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन लगाकर खुद से कैलकुलेट करो, वो चीजें नहीं बोली जाएंगी। तो या तो आईसीआई आपको दे देगा या फिर आईसीआई आपको टेबल देगा। एक भैया जैसे मैंने आपको एक मैं एक्सेल और दिखाता हूं आपको। ये एक्सेल क्या है सर, ये आपका बेसिकली मेरा नाम लिखा हुआ है, इरेज कर देता हूं ठीक है। ये एक्सेल बेसिकली क्या है सर, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है।
यहां पर ना हमारे मैथमेटिशियंस ने जब ये एरिया कैलकुलेट किया था ना, तो कैलकुलेशन करते टाइम ना इन्होंने एक टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज को प्लॉट कर दिया था। अब ये टेबल को पढ़ना कैसे है मैं आपको बताता हूं सर। जैसे ये जो मेरा कर्सर आपको दिख रहा है जो चल रहा है, ये कर्सर को मैं लेके जा रहा हूं सर, ये जेड को मैंने सबसे पहले हाईलाइट कर दिया येलो। सर ये जेड क्या है सर, ये आपका जेड, ये सॉरी, ये आपका बेसिकली क्या है सर, दिस इज योर जेड टेबल, यानी कि जेड स्कोर निकालने में हेल्प करेगा। अब भैया मुझे क्या चाहिए सर, मुझे 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे चाहिए। तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे आप देखो सर, ये जो मैंने यहां पर येलो में हाईलाइट कर दिया, ये जो मैंने इधर येलो में हाईलाइट किया सर, ये क्या है सर, 0.9901, दैट मींस 99% कॉन्फिडेंस यहां पर आ रहा है। तो भैया इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू क्या है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू देखो सर, 2.30 यहां पर आपको दिख रही है, ये 2.30 आपको इधर दिख रही है कॉरेस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू। इसको मैंने कलर कर दिया सर लेट्स से ग्रीन में। ये तो 2.30 हो गई सर, ऊपर भी देखना पड़ेगा, ऊपर भी आपको देखनी पड़ेगी सर। ऊपर जाओगे, ये मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया और यहां पर ये आपका आ गया सर, इसको ग्रीन कर दिया। तो भैया ये देखो, ये 2.3 और ये 0.03, इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो ऐसे, 2.3 प्लस 0.03, तो भैया ये 2.33 बन जाता है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दिस इज 2.3, यहां पर मैंने उठाया और ये आपका 0.03 है, इन दोनों को सम करना होता है। तो 2.33 आ गया, दैट मींस 99% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका 2.33 निकल के आता है। तो इस तरह से आपको सर टेबल पढ़ना होता है। अगर आपको क्वेश्चन में टेबल का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए, पूरा टेबल तो ऐसे ही नहीं देगा, अगर आपको एक्सट्रैक्ट निकाल कर दे दे टेबल का, तो इस तरह से सर आपको यूज करना है। बात समझ में आती है यहां तक? तो भैया अब आपको यह चीज समझ में आई, दोबारा से इस दोबारा से विजुअलाइजेशन दिखाता हूं एक बार, पहले इसको रीसेट करते हैं, इसको 100 पे लेके चलते हैं ताकि विजुअलाइजेशन अच्छे से हो और हमारा टारगेट एरिया प्रोबेबिलिटी 99% की जगह पे इस बार 90% ले लेते हैं, इस बार 90% ले लेते हैं। तो भैया एनिमेट टू फिल 90% जब मैं करूंगा, तो भैया ये जो एरिया जो कैलकुलेट हो रहा है, ये जो हिस्टोग्राम जो भर रहा है, ये हिस्टोग्राम भर के जहां पर कट होगा, जहां पर कट होगा, जैसे कि हमारा इस पर्टिकुलर केस में 1 के आसपास कहीं हुआ 1.28, तो ये आपका जेड स्कोर का बाउंड, ये आपका जेड स्कोर का वैल्यू निकल के आता है। और भैया ये हम वन टेल एरिया निकाल रहे हैं सर। ये वन टेल एरिया टू टेल एरिया क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये वन टेल एरिया हमने निकाला है, ठीक है सर। अब भैया इसको सिमिलरली अगर मैं 99% कर दूं, तो ये और भर जाएगा, ये और ज्यादा एनिमेट होगा। और भैया जहां पर जाकर ये रुकेगा, जहां पर जाकर सर ये आपका एरिया 99% जो भर जाता है, जहां पर आपका 0.99 भर जाएगा, वही कट ऑफ पॉइंट जो है वो आपका 2.33 आपका जेड स्कोर है। जैसे यहां पर 2 है और ये 2 से थोड़ा सा आगे जाकर ऑब्वियस सी बात है 2.33 ही होगा, 2.33 के आसपास आ रहा है। तो ऐसे हमें देखना होता है, ठीक है। अब ये बीच का एरिया कैलकुलेट कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, ये हिस्टोग्राम्स का एरियाज का सम कैसे हो रहा है, भैया ये आपको नहीं करना, ये आपको कैलकुलस इंटीग्रेशन ये सारी चीजें लगानी पड़ती हैं। बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस यहां पर करते हैं ये चीज, भैया ना मेरे बस की है ना आपके बस की है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इस विजुअलाइजेशन की मदद से डिटेल में इन डेप्थ समझ में आ गया होगा। सर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक जरूर कर देना सर, सब्सक्राइब का बटन दबा देना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।